आता है। हेलो बेटा, मैं नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनडीएमएस नवीन सर में। बेटा, आज से हम लोगों का प्रैक्टिस बैच का सेशन नंबर 1 है और जो बुक आपको क्लास में बांटी गई उस पूरी बुक का रिवीजन किया जाएगा। उस पूरी बुक को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसका वीडियो सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि समय को खराब किए बिना हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, a प्लस बी प्लस सी की होल पावर में 10, इसके विस्तार में पदों की संख्या बताएं। तो देखिएगा, अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी के पावर में n के विस्तार में पदों की संख्या चाहिए है, तो a प्लस बी प्लस सी के होल पावर में n, इसके विस्तार में पदों की संख्या होगी n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये होगी पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने का ये फार्मूला होगा। तो n का मान 10 दिया हुआ है, तो 10 बटे 11, 10 प्लस 2 12 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 11 गुणे 12 बटे में 2, तो बेटा ये आ जाएगा 66। तो a प्लस बी प्लस सी के होल पावर में 10 के प्रसार में पदों की संख्या होगी 66, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में पदों की संख्या निकालने का ये फार्मूला होता है। ठीक है भाई, तो आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है log 10 1 प्लस log 10 2, log 10 1 प्लस log 10 2 प्लस डॉट डॉट log 10 89, log 10 89। देखिए, log m प्लस log n प्लस डॉट डॉट log, तो log का जब एडिशन दिया जाता है तो हम लोग को पता है log mn होता है। तो यहाँ पर जितने भी पद ऐड करके लिखे हुए हैं वो सब मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 10 1 10 2 10 3 डॉट डॉट 10 89। अब देखिए, 10 की एक बेटा प्रॉपर्टी होती है कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर 1 होगा अगर दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 बन रहा है। तो अगर दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 बन रहा है तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 का मान क्या होगा? 1 होगा। तो देखिए, 1 और 89 का एडिशन 90 डिग्री है, तो ये पेयर 1 हो गया। इसी का 2 और इसके आगे 88 होगा, तो ये भी 90 बनेगा, तो वो भी 1। 3 87 4 86 सब 90 90 बना रहा है। तो बेटा जो आखिरी पेयर बनेगा वो बनेगा 44 और 46 का, और 44 के बाद आता है 45, 45 का पेयर 45 साथ बनेगा। तो एक सीरीज में 2 45 हो नहीं सकते, तो log 10 45, तो 10 45 का मान वैसे ही 1 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल पूरी सीरीज का मान क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा log 1, और log 1 का मान क्या होता है? 0। तो बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल के आएगा 0। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखिएगा। एक्स अक्ष के समांतर तथा बिंदु -5, -4 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। देखिए, -5, -4 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो बेटा अगर कोई भी रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो वो या तो ये बनेगी और या वह रेखा ये बनेगी। ये होगा कोई पॉजिटिव नंबर, और यहाँ पर अगर लिखा जाए तो वो होगा y बराबर कोई निगेटिव नंबर। अब देखिए, वह रेखा -5, -4 से होकर जाती है। तो देखिए, इसमें y का कांस्टेंट क्या है? -4। तो अगर y का कांस्टेंट -4 है तो हम लोग बोलेंगे y बराबर -4। तो ये रेखा का समीकरण आ गया y + 4 बराबर 0। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि वह रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, तो बेटा वह रेखा इस तरीके से खींची जाती और इस तरीके से खींची जाती, तो हम लोग वह रेखा वाई अक्ष के समांतर है तो वह रेखा इस तरीके से खींची जाती, और जो रेखा इस तरीके से खींची जाती है वो होती है एक्स बराबर निगेटिव नंबर, और अगर इधर खींची जाती तो वो आता है एक्स बराबर पॉजिटिव नंबर। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन में ये कहा जाता कि रेखा वाई अक्ष के समांतर है, तो वाई अक्ष के समांतर ये रेखा होगी और ये रेखा में एक्स का मान होगा -5, तो x बराबर हो जाएगा -5, तो x + 5 बराबर 0। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन में ये बोला गया कि रेखा x अक्ष के समांतर है, तो अगर x अक्ष के समांतर है तो आंसर होगा y बराबर -4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा गया है कि 2x - y प्लस 7, 2x - y प्लस 7 बराबर 0, और 7x प्लस ky, 7x प्लस ky प्लस 8 बराबर 0। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो k का मान क्या होगा? बेटा देखो, अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो a1/a2 बराबर होता है b1/b2। तो देखिए, a1 का मान हमको 2 दिया गया है और a2 का मान हमको 7 दिया गया है।
B1 का मान -1 है और B2 का मान K है। तो बेटा K का मान जो निकल के आएगा वो आएगा -7/2। तो फाइनल जो K का वैल्यू होगा वो होगा -7/2। तो हमारा आंसर बेटा इसका निकल के आएगा -7/2, क्योंकि अगर दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो समांतर रेखाओं में A1/A2 बराबर B1/B2 होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां स्टार्ट करते हैं। ये आपको बेटा समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5वां स्टार्ट करते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला जा रहा है कि एक रेखा x अक्ष तथा y अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, तो z अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी। तो देखो बेटा एक 3D में एक ज्योमेट्री में एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। तो देखिए अल्फा होता है x अक्ष के साथ बना कोण, बीटा होता है y अक्ष के साथ बना कोण और गामा होता है z अक्ष के साथ बना कोण। देखिए अल्फा 45 है तो cos स्क्वायर 45 और प्लस cos स्क्वायर 45, लेकिन हमको ये वाला एंगल नहीं पता है तो हम मानेंगे cos स्क्वायर गामा बराबर 1। cos 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। आधा आधा 1 हो जाएगा, 1 से गायब हो जाएगा तो बेटा आ जाएगा cos स्क्वायर गामा बराबर 0। तो cos गामा का मान 0, cos कितने का मान 0 होता है बेटा, cos 90 का मान। ठीक है, तो गामा का वैल्यू कितना निकल के आएगा 90 डिग्री। तो देखिए 3D ज्योमेट्री का ये एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, जिस कारण से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन इसी का एक सब्स्टिट्यूट फार्मूला और होता है, अगर आप उस फार्मूले से आंसर निकालेंगे तब भी बेटा आंसर यही निकल के आएगा 90 डिग्री। देखिएगा उस फॉर्मूले से हम लोग आंसर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम फार्मूला अप्लाई करें ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2, तो यहाँ पर अल्फा का मान 45 लिखिए, तो 45 का मतलब 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2। तो आधा आधा 1 हो जाएगा, 1 उधर जाके घटेगा तो साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 हो जाएगा। तो साइन कितने का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन साइन हट गया तो गामा का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो बेटा इस सवाल का आंसर निकल के आएगा 90 डिग्री। क्लियर। तो आप चाहे पहले वाले फॉर्मूले से लगाइए चाहे इस फॉर्मूले से लगाइए, आंसर वही आना बेटा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक तल का समीकरण क्या होगा जो अक्षों के साथ 2, 3, 4 का अंतःखंड बनाता है। तो देखिए अगर कोई तल का मतलब होता है प्लेन, अगर कोई प्लेन अक्षों के साथ अंतःखंड बनाता है ए, बी और सी, तो ये ए अंतःखंड यहां से यहां तक का वैल्यू है ए, और ये अंतःखंड बी है और ये अंतःखंड सी है। ठीक है, तो देखिएगा अगर अंतःखंड बनाता है तो ये प्लेन बनता है, तो इस प्लेन का जो समीकरण होता है वो होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 होता है। बेटा यहाँ पर x अक्ष का अंतःखंड 2 दिया है, y अक्ष का अंतःखंड 3 दिया और z अक्ष का अंतःखंड 4 दिया है। तो x/2 प्लस y/3 प्लस z/4 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 1। तो ये उस प्लेन का समीकरण होगा जो अक्षों पर 2, 3 और 4 का अंतःखंड काटता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा ये चीज आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 8, और अगला क्वेश्चन दे रहा है x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 5, x माइनस वाई प्लस 2z, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 5। कह रहा है इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा। देखिए अगर दो प्लेन होते हैं जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d और a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, तो अगर इन दो प्लेन के बीच का हमको एंगल निकालना हो तो cos थीटा बराबर होता है a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बटे अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्लियर। अब देखिएगा cos थीटा बराबर हो जाएगा a1a2, a1a2 का मतलब है 2 एकम 2, b1b2 1 एकम 1 और 2 एकम 2 बटे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2 का a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 प्लस 1। ठीक। अब देखिएगा अगला अगर हम लोग देखें a2 वाला तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 2 2 4 माइनस 1 3, तो बेटा ये आ जाएगा 3 बटे रूट 6 गुणे रूट 6 6, तो ये आ जाएगा 1/2।
तो cos थीटा बराबर 1/2, तो cos थीटा बराबर कितना बेटा 1/2। तो cos कितने का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान। तो थीटा का मान निकल के आया यहाँ से 60 डिग्री। क्लियर। तो बेटा इस क्वेश्चन में थीटा का मान कितना निकल के आएगा 60 डिग्री। क्लियर है ना। तो आपको ये बात बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस फॉर्मूले को याद रखना कि अगर दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बटे अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा इसको नोट कर लेना, समझ लेना अच्छे से। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है वेक्टर ए का मान, वेक्टर बी का मान और वेक्टर सी का मान जैसा कि बुक पे लिखा हुआ है। तो लैम्डा का मान क्या होगा यदि ये तीनों वेक्टर एक तली हैं। एक तली का मतलब होता है बेटा एक समतल पे है। तो अगर कभी भी को प्लेनर होते हैं वेक्टर, तो हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे वेक्टर ए का मान हमको दिया हुआ, मैं नोट कर देता हूँ। वेक्टर ए का मान हमको दिया गया है 2i माइनस 3j और प्लस के, तो 2i माइनस 3j और प्लस का के। वेक्टर बी का मान हमको दिया गया है i प्लस 2j माइनस का 3k। और वेक्टर सी का मान हमको दिया गया है j प्लस लैम्डा के। तो बेटा अगर ये तीनों वेक्टर एक समतली हैं, तो अगर ये तीनों वेक्टर एक समतली हैं तो इनका मॉड किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अब मॉड का मतलब है 2 माइनस 3 और 1, 2 माइनस 3 और 1, 1 2 माइनस 3, तो 1 2 माइनस 3। इसमें आई नहीं है, तो आई नहीं है तो इसको हम 0i लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा लैम्डा। बेटा इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके हम लोग लैम्डा का मान निकालेंगे। अब देखिए हम 2 लेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। और ये कैंसिल और ये कैंसिल, लैम्डा माइनस 0, तो लैम्डा आ जाएगा। प्लस 1 लेंगे तो ये कैंसिल, 1 माइनस 0, तो 1 बराबर बेटा क्या आ जाएगा 0। अब बच्चों देखो ये क्या बना, 2 दूनी 4 लैम्डा और प्लस 3 दूनी 6 प्लस का 3 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 4 3 7 हो गया और 6 और 1 7 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 7 लैम्डा प्लस 7 बराबर 0। तो लैम्डा का मान आ गया -1। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया लैम्डा इक्वल टू -1। क्लियर बेटा। तो हमारी बुक के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अगर तीन वेक्टर एक समतली होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, तो उसका आप डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर करो और वहां से लैम्डा का मान आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है किसी प्रश्न को छात्र ए, बी और सी द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता 1/2, 1/3 और 1/4 है। तो ए के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता 1/2 है, बी के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता 1/3 है, सी के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता 1/4 है। कह रहा है तो इस बात की प्रायिकता बताएं कि वह प्रश्न हल हो। तो देखिए जब आपको होने की ही प्रायिकता दी जाए और होने के ही बारे में पूछा जाए तो आप पहले ना होने की प्रायिकता निकाला करिए और फिर 1 से माइनस कर दीजिए तो होने की प्रायिकता आ जाती है। तो ए के द्वारा प्रश्न हल किया जाने की प्रायिकता 1/2 है, मतलब ए के द्वारा अगर प्रश्न हल ना किया जाए तो इस बात की प्रायिकता भी होगी 1/2। बी के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता 1/3 है, तो बी के द्वारा प्रश्न हल ना किया जाए तो इस बात की प्रायिकता होगी 2/3। सी के द्वारा हल प्रश्न ना हो तो इस बात की प्रायिकता होगी 1 - 1/4 मतलब 3/4। क्लियर। तो ये वो प्रायिकताएं हैं जिनके द्वारा प्रश्न हल ना हो। तो हम ये कहेंगे कि ए भी ना कर पाए तथा बी भी ना कर पाए तथा सी भी ना कर पाए, मतलब तथा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए भी ना कर पाए तथा बी भी ना कर पाए तथा सी भी ना कर पाए। तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे अगला है 2/3 गुणे 3/4। तो 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, तो 1/4 आया। तो ये है ए बी सी तीनों द्वारा प्रश्न हल ना किया जाए। अब देखिए हमको निकालना प्रश्न हल हो जाए, तो प्रश्न हल हो जाए तो हल होने की प्रायिकता निकालना है। तो 1 में से घटा दीजिए ना होने की प्रायिकता, तो आंसर आ जाएगा 3/4। इसका मतलब है प्रश्न हल हो जाए इस बात की प्रायिकता 3/4। देखो भाई प्रश्न हल होने की प्रायिकता दी है, ना होने की प्रायिकता हम 1 से घटा के निकाल लेंगे। ए भी ना कर पाए, बी भी ना कर पाए, सी भी ना कर पाए, इस बात की प्रायिकता 1/4 आई। तो अगर टोटल प्रायिकता से 1/4 घटा देंगे तो जो प्रायिकता आएगी वो हल होने की प्रायिकता निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको इसके बारे में हाई स्कूल इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। द्विघात समीकरण का है। तो x² - x + 2 = 0,
कहा जा रहा है कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब का मान क्या होगा, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब का मान क्या होगा। अब देखिएगा, अगर देखें तो इसमें मूलों का योग पहले निकाल लीजिए, मूलों का गुणा निकाल लीजिए। तो मूलों का योग जो होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 और ए का मान भी 1 है तो 1 अपॉन 1, तो फाइनल कैंसिल क्या है 1। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए तो वो होगा सी अपॉन ए। सी कितना है 2 और ए कितना 1, तो कितना निकल क्या है 2। अब देखिएगा हमको ये मान निकालना है, तो अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो एक काम करिए, अल्फा बीटा कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ तो बचेगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ तो बचेगा बेटा बीटा स्क्वायर। आपको ये हाई स्कूल में एक थ्योरम से सिखाया जाता है कि इसकी जगह लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा आपस में कैंसिल हो गया, तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान है सी अपॉन ए, मतलब कि 2 लिख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से घटाएंगे माइनस 3 गुणे 2 माइनस 6। तो बेटा इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा -6, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बेटा, जैसा क्वेश्चन नंबर 11 अपनी बुक पर दिख रहा है, बहुत सिंपल सी मैट्रिक्स बनी हुई है। ए 2 मैट्रिक्स का केवल आपस में गुणा करना है, तो ए बराबर 0 आई 0 दिया है तो ए गुणे ए कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सा सवाल आप लगा सकते हैं। अगर आपको ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको अगली क्लास में एक क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको सॉल्व करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 10x। क्वेश्चन नंबर 12 4x स्क्वायर माइनस प्लस 4y स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 5y प्लस 5 बराबर 0 की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिएगा ये एक वृत्त है, वो वृत्त की त्रिज्या तब तक नहीं निकाल सकते जब तक x स्क्वायर और y स्क्वायर के गुणांक 1 ना बना लो। तो इसके लिए आपको बोथ साइड 4 का भाग करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ 4 का भाग करेंगे, यहाँ भी 4 का भाग करेंगे और यहाँ भी 4 का भाग करेंगे बराबर 0। अब देखिएगा अगर इसको देखा जाए तो 2g का मान आएगा माइनस का 10/4, तो g का मान आएगा माइनस 10/4 डिवाइडेड बाई 2, 2 पंचे 10 आ जाएगा तो माइनस का 5/4। फिर 2f का मान आएगा 5/4, तो f का मान आ जाएगा 5/8। क्लियर, और c का मान आ जाएगा 5/4। अब देखिएगा त्रिज्या r बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो अंडर रूट g स्क्वायर 5×25 4 × 16, f स्क्वायर मतलब 5×25 88 64 माइनस c मतलब माइनस का 5/4। अब देखिए इसमें एलसीएम लेंगे, तो जब इसमें थोड़ा सा बेटा इसमें हम स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से। अब देखिएगा अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं r बराबर अंडर रूट, अगर इसमें एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आएगा 64, तो 16 चौको 64, 25 चौको 100 आ जाएगा, प्लस 64 का नाम 64 ये 25 आ जाएगा, माइनस 16 पंचे 80। ठीक, अब 180 से आपको 125 से आपको 80 माइनस करना है, तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट। अब देखिए 125 से आपको 80 माइनस करना है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ 45/64। तो रेडियस जो निकल के आएगी तो वो रेडियस का फाइनल आंसर होगा 3√5 अपॉन में 8। तो 3√5 अपॉन में 8, क्योंकि 9 गुणे 5 45, 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो 3√5 अपॉन 8। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ गया होगा और आप हल भी कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा टिपिकल कंडीशन की बात नहीं है। क्लियर, तो समझ गए बेटा, फार्मूला केवल लगाना है, उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है 2, -3 और 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ध्यान दीजिएगा 2, -3 और 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस रेशियो में विभाजित करेगा। सपोज दैट अगर ये x अक्ष है तो यहाँ पर y का मान क्या होगा 0, लेकिन x का कोई ना कोई मान होगा। बेटा अगर कभी भी कोई अनुपात निकालना तो वो अनुपात हमेशा लैम्डा अनुपात 1 माना जाता है। अब देखिएगा अगर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इस क्वेश्चन को y वाले कोऑर्डिनेट से सॉल्व करेंगे। तो y का कोऑर्डिनेट क्या है 0 बराबर लैम्डा का गुणा इस वाले y से कर लो और 1 का गुणा इस वाले y से कर लो। तो लैम्डा का गुणा 6 से होगा तो आएगा 6 लैम्डा, प्लस 1 का गुणा -3 से होगा तो आएगा माइनस का 3 बटे लैम्डा प्लस 1। तो बेटा ये यहाँ के 0 हो जाएगा, 6 लैम्डा -3 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर आएगा 3/6, लैम्डा का मान आया 1/2।
तो लैम्डा का मान 1/2 आया है, तो इसका अनुपात आ जाएगा लैम्डा अनुपाते 1, तो 1/2 अनुपाते 1, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो फाइनल आंसर बेटा हमारा निकल के आया है 1:2। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अंतर विभाजन वाला फार्मूला लगाया हम लोगों ने। तो वही बात है, अगर x x करता है तो y का मान 0 होगा, और y का मान नोन है हम लोगों को, तो y वाले कोऑर्डिनेट से हम लोग पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 1:2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, आप जब देखिएगा इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि y-3 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर बराबर 4x। तो इस परवलय का नाभि क्या होगा, व्हाट इज द फोकस। तो अगर आपको इसका नाभि निकालना है तो ये शिफ्टिंग है, तो पहले आप इसको कैपिटल Y लिख लीजिए और इस x को लिख लीजिए कैपिटल X, और यहाँ पर हम इतना तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने अपने मन में मान रखा है y बराबर y-3 और कैपिटल X बराबर स्मॉल x -0। अब इसकी तुलना y स्क्वायर बराबर 4ax से कर देते हैं, तो 4a बराबर कितना निकल के आया 4, तो a बराबर आया कितना 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपकी नाभि होगी a,0, मतलब कि 1,0। लेकिन ये रियल नाभि नहीं है, ये नाभि असली वाली नाभि नहीं, ये नए वाले पैराबोला की नाभि है। तो इसका मतलब है ये कैपिटल X का मान है, कैपिटल Y का मान है। तो कैपिटल X बराबर जब 1 करेंगे तो कैपिटल X का मतलब स्मॉल x -0 बराबर 1, तो स्मॉल x का मान क्या आ जाएगा 1। फिर कैपिटल Y बराबर 0 करेंगे तो कैपिटल Y की जगह लिख सकते हैं स्मॉल y-3, तो y-3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा हमारा स्मॉल x, y। तो x, y का जो टोटल मान है वो निकल के आएगा बेटा 1,3। तो फाइनल आंसर आएगा 1,3। तो ये जो निकल के आया ये हमारी परफेक्ट फोकस होगा, कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेटा जब कभी भी शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन होता है तो आप पहले नए वाले के लिए निकाल लिया करिए, और फिर वो जो कोऑर्डिनेट है उसको कैपिटल X और कैपिटल Y के बराबर करके फिर स्मॉल x और स्मॉल y का मान निकाला करिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा क्या है, -2, -2 से होकर जाने वाली और सरल रेखा 3x + y बराबर 3 पर लंब रेखा द्वारा x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड क्या होगा। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है एक रेखा -2, -2 से होकर जाती है और 3x + y बराबर 3 पर लंब है। तो 3x + y बराबर 3 पर लंब है, और कह रहा है कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बताएं। तो देखिए पहले वो रेखा निकालो जो इस पे लंब है। तो अगर किसी रेखा पे लंब रेखा का समीकरण निकालना है तो हम लोग x और y के कोफिशिएंट को चेंज कर देते हैं। मतलब y के साथ अगर 1 लिखा तो उसको x के साथ लिख दो, और अगर x के साथ 3 लिखा तो उसको y के साथ लिख दो, और बीच वाले साइन को चेंज कर दो, प्लस से क्या कर दो माइनस, और बराबर क्या मान लोगे लैम्डा। तो ये वो रेखा बन जाती है जो रेखा इसके लंबवत है, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। फिर कहा जाता है कि ये रेखा -2, -2 से होकर जाती है। तो अगर -2, -2 से होकर जाती है तो ये पॉइंट इसको संतुष्ट करेगा। तो x की जगह -2 रखो, -+ +6 बराबर लैम्डा। तो लैम्डा का मान क्या बेटा